हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैराकल की। दरअसल फिर एक बार भारत में कैराकल देखा गया है और सोचने वाली बात फिलहाल यहाँ पर यह है कि भारत में इस वन्य जीव की संख्या 50 से भी कम है, लेकिन उसके बावजूद इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जीव अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है और ये जीव सिर्फ आज से ही खास नहीं है, बल्कि प्राचीन इतिहास से अपने आप में एक अनूठी विशेषताओं के कारण खास बना हुआ है। तो ज़रूरी है कि आज के अपने इस क्लास में हम लोग इस जीव के बारे में विस्तार से चर्चा करें और जाने इसके बारे में हर एक महत्वपूर्ण बात को। तो फिलहाल देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या कह रही है और न्यूज़ को फिर देखते जानते समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट आर कैराकल्स? राजस्थान फॉरेस्ट मिनिस्टर shares first sighting of endangered species on होली। तो देखिए फिलहाल मामला इस प्रकार सामने आया है कि राजस्थान के जो वन मंत्री हैं उन्होंने तस्वीर साझा की। उन्होंने होली के दिन तस्वीर साझा करते हुए ये बताया है कि भाई ये बड़ा ही हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए कि हम लोग इस तस्वीर को बड़े उत्साह के साथ फिलहाल साझा आप लोगों के साथ में कर रहे हैं। तो जैसे ही तस्वीर सामने आई तो कैराकल फिर दोबारा चर्चाओं में आ गया और इससे जुड़ी हुई बातें होने लगी। दरअसल जो तस्वीर थी वो उन्होंने साझा की है अपने एक्स हैंडल पे और यहाँ पर फोटो शेयर करते हुए बताया कि होली के इस उत्साहपूर्ण दिन पर राजस्थान वन विभाग मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कैराकल का पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड साझा करने के लिए उत्साहित हैं। टाइगर रिजर्व के शीतकालीन चरण 4 सर्वेक्षण में कैराकल की यह कैमरा ट्रैप छवि दर्ज की गई। तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। दरअसल भारत के अंदर वैसे भी कैराकल के लिए कुछ ही क्षेत्र फेमस है जिनमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का नाम शामिल है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में कैराकल का सामने आना हमारे लिए भी अच्छा है। हम चाहते हैं कि संख्या इसकी बढ़े क्योंकि फिलहाल आप 50 से भी कम आबादी पे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके संरक्षण के प्रयास तेज हों और तेजी से ये अपनी संख्या को बढ़ाने का कार्य करे और भारत के लिए जरूरी है। हालांकि एक यहाँ पर समस्या ये भी बनी हुई है कि जिस प्रकार दक्षिणी एशिया वाले क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कैराकल की संख्या घट रही है, वहीं दुनिया के और हिस्से जैसे कि अफ्रीका के अंदर इसकी संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं इस वन्य जीव की जिसका नाम है कैराकल। अब सबसे पहले बात करनी है हमें इसके नाम की। देखो वैसे तो हम लोग उसको कैराकल के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है कैराकल श्मिडजी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक नाम, लेकिन इसके नाम का पीछे से कि हम लोग कैराकल इसको बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए कैराकल दरअसल जो शब्द है ये एक तुर्की शब्द से बना है और तुर्की शब्द था करकुलक। अब करकुलक शब्द का जो अर्थ होता है, यानी कि तुर्की शब्द है करकुलक, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है काले कान। तो मेनली क्या है कि ये जीव एक प्रकार से हमें दिखता तो हमारी बाकी बड़ी बिल्लियों की तरह ही है, जैसे कि चीता है। अगर आप इसकी संरचना को देखेंगे तो इसकी संरचना आपको लगभग चीते की तरह देखने को मिलेगी, लगभग पूरी तरह से नहीं, तो चीते की तरह देखने को मिलती है। लेकिन इस जीव की सबसे खास बात है इसके अपने कान, जो हमें किसी और जीव में देखने को नहीं मिलते या किसी और जंगली बिल्ली के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलते। तो सबसे अनूठी विशेषता इसके ये कान ही है। तो दरअसल जो ये तुर्की शब्द करकुलक है इसका अर्थ होता है काले कान। हालांकि भारत में इसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो इसका नाम कैराकल तो है ही है जिसके रूप में इसको हम लोग जान ही रहे हैं। इसके अलावा एक और फारसी शब्द है जिसको जो फारसी शब्द है शियागोश। क्या है? शियागोश। तो कैराकल के अलावा ठीक है शियागोश है, कहीं कहीं ये सिर्फ शिया ही देखने को मिलता है, शियागोश देखने को मिलता है, कहीं कहीं शियागोश देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो शब्द है ना ये दरअसल एक फारसी शब्द है और इस फारसी शब्द का अर्थ भी होता है काले कान। तो दोनों तरफ से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप तुर्की शब्द करकुलक से कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा फारसी शब्द शियागोश से कनेक्ट करना चाहे तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात सारी? आइए बात तो हो गई इसके नाम की। अब दरअसल ये पाया कहाँ जाता है? तो देखिए ये हमें मिल जाएगा अफ्रीका के अंदर मिल जाएगा, मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में मिल जाएगा, सेंट्रल एशिया में भी मिल जाएगा और साउथ एशिया में भी मिल जाएगा, जैसे कि बात अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं भारत की। अब फिलहाल समस्या यहाँ पर यह है कि ये एक ऐसा जीव है जो अपनी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है और इसकी संख्या के लगातार गिरावट के कारण ही भारत के अंदर इसको वर्ष 2021 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। क्या कह रहे हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कह रहे हैं, यानी कि आप गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, आपकी संख्या बहुत कम है और अगर संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो समझ लीजिए कि आप निपट लेंगे, बाद में आपको कभी भी देखना संभव नहीं हो पाएगा इस भूमि पे। फिर
किसी ना किसी प्रकार से फिर पुनर्वास के कार्य किए जाएंगे, जैसे कि हम लोग फिलहाल भारत में चीता के लिए कर रहे हैं। क्लियर है कहानी सारी की सारी। तो इससे जुड़ी खास बातें जो है वो सारी की सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि नाम क्या है, कैराकल नाम है इसका, लेकिन ये जीव जो है वो ऑल्सो नेम एज सियागोश, यानी कि ऑल्सो नोन एज सियागोश, यानी कि सियागोश के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, जिसका अर्थ होता है काले कान। अब इस जीव का जो सामान्य जीवन होता है वो लगभग 12 वर्ष का होता है, यानी कि ये जीव लगभग 12 वर्ष के आसपास जीता है, लेकिन अधिकतम जीवन जो है इसका वो 20 वर्षों का भी हो सकता है। इसका जो वजन होता है वो 8 से 19 किलो के बीच रहता है और इसकी हाइट जो होती है वो 40 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 60 से 106 सेंटीमीटर के बीच में देखी जाती है। इसे ये जो जीव है, ये जीव जनरली खरगोश, कृंतक, ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हिरन या फिर पक्षी खाना पसंद करता है। और पक्षियों का खाना इस जीव की एक बड़ी अनूठी विशेषता मानी जाती है। जैसे कि इसके कान, इसकी अपनी एक खास विशेषता है ना, ठीक इसी प्रकार से पक्षियों को खाना भी इसकी एक खास विशेषता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये दरअसल उड़ते हुए पक्षी खाना पसंद करता है, यानी कि ये कहीं पर पोजिशन लिए हुआ होगा और पोजिशन लेने के बाद में किसी न किसी पक्षी पर नजर रखे हुए होगा, और जैसे ही कोई उड़ता हुआ पक्षी इसकी रेंज में आएगा ये तुरंत छलांग लगा करके उस पक्षी को दबोच लेता है। तो उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ना इसकी एक खास विशेषता मानी जाती है। तो दो खास विशेषता हो गई जो आपको मैंने बताई, एक तो इसके अपने कान और दूसरा इसकी ये उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ने की क्षमता। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि काले काले निशान जनरली इसके फेस पे कुछ कुछ जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी आंखों के पास और इसका जो मूंछ वाला हिस्सा है उसके पास इसके थोड़े थोड़े काले काले निशान देखने को मिलते हैं। इसके जो पीछे वाले पैर होते हैं, इसके पीछे वाले पैर जनरली इसके आगे वाले पैरों की तुलना में बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस तस्वीर को भी देख के थोड़ा समझ सकते हैं कि इसके जो पीछे के पैर हैं वो थोड़े से बड़े हैं आगे वाले पैरों की तुलना। अब दरअसल जो ये पीछे वाले पैर बड़े हैं इसकी वजह से तो कई लाभ होते हैं। जैसे कि सबसे खास बात तो ये है कि इसको ना दौड़ने में इससे लाभ मिलता है, छलांग लगाने में इससे लाभ मिल जाता है। दौड़ने और छलांग लगाने के अलावा जनरली क्या होता है कि जब ये जीव चलता है तो अपने पीछे वाले बड़े पैरों के कारण थोड़ा उठा उठा सा भी ये प्रतीत होता है। तो ये खास चीजें जो हैं वो इसके बड़े पैरों के कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो पीछे वाले पैर थोड़े से बड़े हैं आगे वाले पैरों की तुलना में। इसके अलावा जो पूंछ है वो इसकी थोड़ी सी छोटी होती है, तो ये आपको इस तस्वीर में भी दिख रहा होगा कि पूंछ जो है वो छोटी ही है, बहुत बड़ी पूंछ वगैरह इसकी नहीं होती है। क्लियर है बात सारी की सारी। चलिए इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे खास विशेषता मेंशन की रखी है, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर क्या रखा है कि सबसे ज्यादा खास विशेषता इसके जो कान है, कान काले हैं, नुकीले हैं और बड़े हैं अपने आप में। यहां तक की बात देखी गई है कि इसके जो कान होते हैं, कान के अंदर 20 मांसपेशियां तक होती हैं। क्लियर है बात सारी। और देखिए पूरे शरीर के अंदर सबसे अलग बनावट दे रहे हैं इसके कान, ठीक है, बड़े हैं, नुकीले कान हैं, और जो उसके कान वाला हिस्सा है ना, तो कान के हिस्से के आसपास इसके सर में ना बालों का गुच्छा भी हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर स्पेशली देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। ये सारी की सारी विशेषताओं पर मैं खास फोकस इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल गया ना इसका, तो ये समझ लीजिएगा कि फिर वहां पर आपको विशेषताओं के आधार पर ही चीजें पूछी जा सकती है और आपको बतानी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनेंगे, चीजों को नोट डाउन करके रखेंगे तो ये सब कुछ आपको पता भी चल जाएगा। क्लियर है बात सारी की सारी। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। तो कान जो है वो इसकी सबसे ज्यादा खास विशेषता इसको प्रदान करते हैं। इसके रंग की बात करें तो जनरली इसका जो रंग होता है वो थोड़ा वैरी भी कर सकता है, ये भी माना जाता है। तो उसका जो रंग होता है वो लगभग ब्राउन होता है, लेकिन माना जाता है कि वो डार्क लाइट हो सकता है, ठीक है। और महिलाओं की जो स्थिति होती है कैराकल के अंदर वो रेडिश ब्राउन तक की हो जाती है, ठीक। इसके अलावा इससे जुड़ी थोड़ी थोड़ी सी और चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी स्पीड की बात करते हैं कि अगर दौड़ने पाए तो किस तरह से दौड़ता है। तो जैसा कि आपको बताया कि इसके पीछे के पैर बड़े होते हैं जो उसको दौड़ने में भी मदद करते हैं। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर है। ये एक बार में हम देखते हैं कि 3 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है, एक बार में 3 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है, जो कि काफी ज्यादा है अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी खास विशेषता ये है कि अगर ये मान लीजिए कि छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद अगर ये हवा में है तो हवा में ही डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मतलब ये वाली जो शक्तियां हैं ना, हमने जनरली देखा था कि क्रिश के पास थी या सुपरमैन के पास थी, लेकिन ये वाली एक खास विशेषता कैराकल के पास भी है, क्योंकि जब कभी आप छलांग लगा देते हैं तो छलांग लगाने के बाद आप हवा में डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर पाते, जिससे कि आपका जो शिकार है वो बच जाता है, वो भाग जाता है। उसको पता जाता है कि
कि डायरेक्शन ये है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लेकिन कैराकल के पास ये एक खास अपनी विशेषता है कि एक बार अगर इसने छलांग लगा दी और आपको लगता है कि आप इसके छलांग लगाने का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये हवा में ही डायरेक्शन चेंज करके निकल जाएगा आपके पीछे और आपको पकड़ लेगा। क्लियर है बात सारी की सारी। तो 3 मीटर तक की छलांग लगा सकता है, साथ साथ हवा में डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और अगर दौड़ने पे आए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पकड़ सकता है। मतलब ये एक ऐसी स्पीड है जो हमारे देश की कुछ खास बाइक भी नहीं पकड़ पाती है ना। पता होगा ना आपको, बताना जरा कौन कौन सी बाइक है। लेकिन इतनी स्पीड तो हमारी मोटर बाइक भी नहीं पकड़ पा रही जितनी स्पीड ये अकेला कैराकल पकड़ पा रहा है। मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसके टीम्ड हंटर्स की, तो देखिए इसकी खास बात ये है कि मतलब जर्नली इसको जब पाला जाता था पहले, तो इसको हम देखते हैं कि इसके बारे में एक खास बात हमें ये पता चलती है कि प्राचीन भारत से लेकर के इसका महत्व लगातार बना हुआ है। इसका सबसे पहला हमें जो उल्लेख देखने को मिलता है वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए अलग अलग अवशेषों के अंदर। ठीक है, तो वहां पर हमें तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं कैराकल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो समझ लीजिए प्राचीन कितना जाता है। मध्यकालीन भारत के अंदर हमें पता चलता है कि कैराकल को पालने का काम किया जाता था। मध्यकालीन भारत में चाहे हमारे तुगलक हो चाहे हमारे मुगल हो, हमें पता चलता है कि इस दौरान रियासत के लिए जो शिकार किया जाता था उस शिकार के अंदर कैराकल की भूमिका भी हुआ करती थी, और कैराकल को चीता के साथ में यानी कि चीतों के साथ में पाला जाता था रियासत के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें यही पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में तो इनके लिए अपने खास पर्टिकुलर क्षेत्र बनाए गए थे, जिसको आप लोग अस्तबल के रूप में भी नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब अस्तबल के रूप में समझ सकते हैं कि इनके अपने पर्टिकुलर क्षेत्र थे, मतलब बंद रखा जाता था पिंजरों के अंदर, और वहां पर टहलते टहलते कई बार देखा गया है। ये सभी बातें हमें अलग अलग सोर्सेज बताते हैं। और बात करें मध्यकालीन भारत में तो इनकी चर्चा इतनी ज्यादा की गई है कि आपको अलग अलग जो ग्रंथ लिखे गए हैं, अलग अलग जो रचनाएं हुई हैं मध्यकालीन भारत में, जैसे कि अकबरनामा हुई, तूतीनामा हुई, शाहनामा हुई या फिर खमसा-ए निजामी हुई, इन सभी के अंदर हमें ना इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ये बात जो बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैराकल के बारे में प्रश्न आया प्रीलिम्स में तो आपसे सीधा तौर पर पूछ सकता है कि मध्यकालीन भारत की रचनाओं में कैराकल का उल्लेख देखने को मिलता है, या फिर सीधे तौर पर कह सकता है कि तूतीनामा में या फिर शाहनामा में या फिर खमसा-ए निजामी में या फिर अकबरनामा में या किसी और में कैराकल का उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मिलता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि उस समय 13 भारतीय राज्यों में जर्नली कैराकल पाया जाता था, और वहीं ये भी पता चलता है कि भारत के 26 जैविक प्रांतों में से 9 प्रांत ऐसे थे जिनके अंदर कैराकल मौजूद था। तो कैराकल का चलन बहुत ज्यादा रहा है मध्यकालीन भारत में। तो वही चीज बता रहे हैं कि चीते के साथ पालने का चलन था, शिकार किया जाता था इसके माध्यम से। तो प्राचीन भारत में बताया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में इसका हम लोग को अवशेष मिल जाता है। मध्यकालीन भारत की अलग अलग रचनाएं बता रही हैं कि कैराकल उस समय बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, पालतू भी बनाया जाता था इसको। ये सभी चीजें वहां पता चल रही है। अब आधुनिक भारत का भी एक रेफरेंस देता हूं आपको। बैटल ऑफ प्लासी हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब देखो, जिस समय बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने जब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, तो सिराजुद्दौला की हार के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने खुद एक कैराकल गिफ्ट किया था सिराजुद्दौला को। यह भी हमें वहां पता चलता। तो अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से हमें इसका रेलेवेंस देखने को मिल रहा है, तो समझिए कि मतलब कि इसका चलन रहा है, इसको महत्व दिया गया है इतिहास में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पाला जाता था। कम्युनिकेशन कैसे करता है तो बताते हैं कि म्याऊं की आवाज निकालता है। म्याऊं की आवाज के अलावा घुर्राना, ठीक है, या सांस छोड़ना, ये सारे इसके मतलब अलग अलग गेस्चर्स माने जाते हैं जो बताते हैं कि इसको इससे जुड़ा मामला क्या क्या। ठीक है, बात करें इसके बच्चों की तो देखिए जनरली 1 साल में एक ही बच्चे को जन्म देता है कैराकल। ठीक है, महिला कैराकल जो है वो देती है। ठीक, इसके अलावा एक खास विशेषता जो इस वन्य जीव की वो ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी महिला ने एक छोटे बेबी कैराकल को जन्म दिया है, तो जो माता है उस माता पे ही जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को बड़ा करे, और बिना पिता की मदद के वो उस बच्चे को बड़ा करने का कार्य करती है। तो जनरली ये एक खास प्रथा बनी हुई है, या इनका अपना माइंडसेट है। जो कभी भी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कैराकल जो है वो महिलाओं से अलग हो जाते हैं, शिकार वगैरह बाकी सारा काम अपना करते हैं। वो महिला जो होती है वो बच्चे का पालना पोषण बाकी सभी चीजें करने लग जाती है। क्लियर है? तो ये इसकी खासियत हमें देखने को मिलती है। खतरे क्या है इसको तो देखो, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी संख्या में बड़ी गिरावट हुई है। अब जैसे कि आपको बताया कि प्राचीन भारत में हमें सोर्स मिल जाते हैं, मध्यकालीन भारत में इसको लेकर के काफी ज्यादा मतलब लोकप्रिय था ये अपने आप में, और आधुनिक भारत में भी हमें रेफरेंस मिल गया है। ठीक है, अब एक खासियत हमें पता चलती है कि स्वतंत्रता से पहले ही इसकी संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई। हमें यह पता चलता है कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही लगभग इसकी आधी आबादी समाप्त हो गई और इसकी कुल जनसंख्या जो थी वो आकर के 2000 पर रुक गई थी। अब स्वतंत्रता मिलने से पहले पहले ये 2000 हो गया। फिर यह पता चलता है कि 2001 से 2020 के बीच में बहुत ज़्यादा शिकार हुआ, हम लोगों ने शहरीकरण पर कार्य किया जिसकी वजह से इसका आवास नष्ट हुआ, और 2001 से 2020 के बीच में इसकी 95% आबादी जो है वो
खत्म हो गई 2001 से 2020 के बीच में। इसी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि 2021 में इसके लिए एक खास निर्णय लिया गया और 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोनों ने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि भाई इसकी संख्या लगातार घट रही है और भारत में अब ये 50 से भी कम बचे हैं। इसी वजह से इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल कर दिया यहां पर आकर के। क्लियर है बात सारी की सारी। तो संख्या में इसकी इस प्रकार से गिरावट हुई है जिसके पीछे रीजन ये माना जा रहा है कि इसका जो प्राकृतिक आवास है वो घटता जा रहा है, हम शहरीकरण कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कृषि के लिए हमें भूमि की आवश्यकता रहती है जिसकी वजह से इसके आवास खत्म किए जा रहे हैं, उन जगह पर हम लोग खेती करने लग जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रमुख रीजन है इसके हैबिटेट के नष्ट होने का। हालांकि IUCN जो है, IUCN अपनी रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न कहता है यानी कि कम चिंताजनक के रूप में बताता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो दुनिया भर में देखता है कि इसकी स्थिति क्या चल रही है। हालांकि अब ये भारत वाले क्षेत्र में या दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में तो घट रहा है, लेकिन अफ्रीका वाले क्षेत्र में संख्या इसकी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो वहीं हम लोग देखते हैं कि जो इसकी स्थिति है तो ओवरऑल IUCN अपने रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न कहता है यानी कि गंभीर चिंताजनक है और 2002 से इसे लीस्ट कंसर्न के रूप में ही यहां पर इसने शामिल किया हुआ है, ठीक। ये अपने टेरिटरी को मार्क करने का कार्य भी करते हैं। जिस जगह पर इनको अपना अधिकार दिखाना होता है या किसी और जीव को बताना होता है कि भाई हमारा इलाका है ये, तो ये पेड़ों के ऊपर अपने पंजों के निशान छोड़ देते हैं या फिर अपने शरीर से ना ये अपने जो लार वगैरह होती है या इनके शरीर की जो गंध होती है वो गंध एक जगह पे छोड़ देते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये कैराकल का इलाका है। बात करें इनके निवास स्थान को लेकर के कि ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो देखिए खास तौर पे ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शुष्क वन होते हैं उन क्षेत्रों में या फिर जो ग्रास लैंड्स वगैरह हैं यानी कि जो घास स्थल होते हैं हमारे, वहां पर जनरली ये रहना पसंद करते हैं। तो ये इनके खास खास क्षेत्र है पर्टिकुलर जहां पर ये पसंद करते हैं। हालांकि भारत के अंदर ये माना जाता है कि भारत में इनका जो प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था वो हुआ करता था चंबल के बीहड़, लेकिन अब चंबल के बीहड़ों को बंजर भूमि के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है जिसकी वजह से माना जाता है कि इनका मुख्य आवास स्थल अब प्रभावित हो चुका है और वहां पर इनको फिर अब संख्या जो है वो लगातार इनकी घटी है और ये अब कुछ कुछ जगह पर ही बचे हैं। तो अब जरूरी है कि इनके संरक्षण के प्रयास किए जाए, इनके ऊपर खास ध्यान दिया जाए ताकि ये अपनी संख्या को बढ़ा सके। भारत में इनके जो मुख्य क्षेत्र है वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है। बाकी दुनिया भर में आपको ये अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगे, अरब प्रायद्वीप के अंदर देखने को मिल जाएंगे, मध्य पूर्व में और मध्य एशिया में देखने को मिल जाएंगे। ये इनके पर्टिकुलर क्षेत्र हैं। तो ये सारी की सारी खास चीजें हैं कैराकल के बारे में जो आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं कि जीएस पेपर 3 में जनरली बात होती है अलग अलग जीवों की, उनके संरक्षण की, संरक्षण के प्रयासों की, भारत में उनकी स्थिति की। तो आप लोग वहां पर जब इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो जीएस 3 का मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास हो जाएगा इस पूरे के पूरे टॉपिक के लिए। क्लियर है कहानी सारी की सारी? बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। हालांकि ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बेहतरीन है, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पता लग जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट कीजिए, आप लोग को आंसर आप लोगों के मिल जाएंगे। वहीं दूसरी खास बात यह है कि बस आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तो है ही हम लोगों की मुलाकात के लिए। क्लियर है बात सारी? तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिलहाल बस इतना ही करना है कि आप लोग को ये सेशन बाकी साथियों तक शेयर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। और बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूरी है कि बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें होंगी हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।